बारिश की बहुत हल्की, बहुत धीमी आवाज के बीच उस पुराने घर की दीवार में एक दरार थी, जो यूं लगती थी जैसे किसी ने वहां कोई चुप रहकर किया हुआ सच छुपा दिया हो। रात का वक्त था। खिड़कियों पर टपकती बूंदें मानो धीरे धीरे किसी बीते हुए झगड़े की आखिरी बातें दोहरा रही थी। और उसी आवाज के बीच आरव कई साल बाद अपने पैतृक घर के आंगन में कदम रख रहा था, जैसे अपने ही अतीत के सामने खड़ा हो गया हो। गांव छोटा था, मिट्टी की सोंधी गंध से भरा हुआ। गलियों में गीली धूल हवा के साथ उड़कर ऐसी महक दे रही थी जैसे किसी पुराने अलमारी में रखे कागजों ने कई साल बाद पहली बार सांस ली हो। सामने वही पुराना घर था। लकड़ी का दरवाजा थोड़ा टेढ़ा, जिसकी ऊपर वाली कील ढीली हो चुकी थी। खिड़कियों के कांच के पीछे आधी झुकी पर्दों की सिलवटें। बरामदे में एक कोना जहां कभी उसकी मां तुलसी का गमला रखती थी, और अब वहां बस गिरी हुई पत्तियां और कुछ काई जमी हुई थी। दूर बिजली की हल्की कड़क गूंजी, पर इस घर के अंदर सब कुछ चुप था। इतना चुप कि अपनी ही सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। हाथ में वो छोटी सी चाबी थी जो उसके पिता की मौत के बाद उसके हाथ में थमाई गई थी। साथ में रिश्तेदारों के कई सवाल और एक ही वाक्य, तेरे पापा की वसीयत पूरी तरह मिली नहीं, कुछ कागज शायद यहां के घर में होंगे। उसे याद था कैसे शहर में रहते हुए उसने अक्सर फोन काट दिए थे, बहस की थी, नाराज हुआ था, और अब उसी नाराजगी के टुकड़े जैसे बारिश के पानी के साथ बहते हुए इस गांव की मिट्टी तक उसके पीछे पीछे चले आए हों। उसने धीरे से ताला घुमाया। जंग खाए टूटे से लॉक से एक छोटी सी कराह निकली, जैसे दरवाजा भी लंबे समय से किसी की उंगलियों की गर्मी का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा, पर बाहर की बिजली की चमक से जैसे एक पल के लिए पुरानी दीवारें, लकड़ी के चौखटे और कमरे के बीच में रखी वो पुरानी कुर्सी साफ दिख गई, जिस पर उसके पिता बैठे बैठे चिट्ठियां लिखा करते थे। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा इस घर में हर चीज उससे कुछ कहना चाहती है, पर फिलहाल सबने अपने होंठ सिल रखे हैं। बस बारिश की धीमी धीमी फुहारें उन बंद होठों के आसपास ठहर कर कोई कहानी की शुरुआत बन रही है। आरव ने हाथ बढ़ाकर दीवार के पास लगे पुराने स्विच को दबाया, पर हमेशा की तरह इस घर ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। बल्ब नहीं जला, सिर्फ एक हल्की सी चिंगारी फूटी, और फिर सब कुछ वैसे ही अंधेरे में डूबा रहा, जैसे कई सालों से यहां कोई याद, कोई बात, कोई रोशनी खुलकर जी ही न पाई हो। उसने मोबाइल की टॉर्च चलाई। पतली सी रोशनी कमरे की हवा में तैरते धूल के कणों पर पड़ी, जो ऐसे दिख रहे थे मानो किसी ने बहुत धीरे से पुराने समय को हिला भर दिया हो, और वो छोटे छोटे टुकड़े अब आंखों के सामने नाचने लगे हों। कोने में रखी वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर सफेद कपड़ा चढ़ा था, और उस कपड़े पर भी धूल की पतली परत, जैसे किसी ने दुख को भी ढककर रख दिया हो, ताकि वो ज्यादा दिखाई न दे, पर हो तो वही। दीवार के ठीक ऊपर खिड़की के बगल में एक लंबी सी दरार चली गई थी, जो नीचे आते आते पतली हो जाती थी, पर बीच में थोड़ा सा उभरा हिस्सा ऐसा लग रहा था मानो समय ने यहां आकर अपनी उंगलियां गड़ा दी हों। बाहर बारिश तेज नहीं थी, बस लगातार थी। टप 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 की आवाज से कमरा ऐसे भर रहा था जैसे हर बूंद कोई अधूरा वाक्य बनकर गिर रही हो। उसने धीरे से फर्श पर पड़े एक पुराने, लगभग पीले पड़ चुके लिफाफे को पैर से छुआ, पर वो खाली था, जैसे उसके पिता की आखिरी बातों की तरह, जो कभी पूरी नहीं हो पाई। उसे याद आया जब वो आखिरी बार इस घर से निकला था। पिता दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में एक कागज था, शायद वही वसीयत का हिस्सा, पर आरव गुस्से में था। उसने मुड़कर देखा तक नहीं, बस अपने शहर, अपने सपनों और अपनी नाराजियों के साथ चला गया था। अब उस रात की आवाज बारिश के साथ वापस आई थी, उसके कदमों की, उसके पिता की खांसी की, और भीतर कहीं दबे हुए एक छोटे से पुकार की। उसने दीवार की दरार के सामने जाकर हाथ रखा। ठंडी नमी महसूस हुई,
जैसे उस दरार के पीछे भी बारिश की कुछ बूंदें फंस गई हों और अब बाहर आने का रास्ता खोज रही हों। उसे अचानक अजीब सा लगा, जैसे इस दरार को देखकर उसका अपना सीना हल्का सा चुभ गया हो, मानो वहां भी ऐसी ही कोई बारीक पर गहरी लाइन हो जो सालों से भरने का रास्ता ढूंढ रही हो। कमरे में कदम कदम पर उसे अपने बचपन की छोटी छोटी परछाइयां दिख रही थी। वही कोना जहां वो बैठकर पढ़ाई का दिखावा करता था और चोरी चोरी कॉमिक्स पढ़ता था। वही लकड़ी की छोटी मेज जिस पर उसकी मां शाम को चाय रखती थी, और खिड़की के पास वो पुरानी कुर्सी जिस पर उसके पिता बैठकर देर रात तक कुछ लिखते रहते, कभी हिसाब किताब, कभी चिट्ठियां, और शायद कभी अपने दिल के जज्बात भी, जिन्हें वो किसी ने देखे बिना कहीं छुपा देते होंगे। अब उस कुर्सी के नीचे एक पुराना आधा टूटा ताला पड़ा था, जो शायद किसी अलमारी से गिरा था या किसी पेटी से, पर उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसने भी कभी किसी राज की रखवाली की होगी और अब खुद ही टूटकर भूल गया कि वो राज क्या था। आरव उस ताले को उठाकर देखता रहा, उंगलियों से उसके जंग लगे किनारों पर फिसलती हुई नजरें, और मन में वही सवाल, आखिर क्या था जो पिता उससे कहना चाहते थे, जो कागजों में अधूरा रह गया, जो रिश्तेदारों की बातों में आधा सच बनकर घूम रहा था। उसने खिड़की की तरफ देखा, कांच के पीछे जमा पानी की पतली परत और बाहर धुंधली सी दिखती गांव की गलियां, जहां कभी वो नंगे पांव दौड़ा करता था, बारिश के पानी में छलांग लगाता था, और अब वही गलियां धुंधली यादों की तरह दूर लग रही थी। कमरे के दूसरे कोने में एक पुरानी पेटी पर आधा जला हुआ दिया पड़ा था, जिसका तेल सूख चुका था और बत्ती पर जमी कालिक जैसे किसी रात अचानक बुझा दिया गया हो, बिना पूजा पूरी किए, बिना इच्छा पूरी किए। उसे लगा, शायद उसी रात जब पिता अस्पताल ले जाए गए थे, किसी ने जल्दी जल्दी में सब समेटा होगा और ये दिया ऐसे ही रह गया, आधा जला आधा बुझा, जैसे उनकी बात, उनका जीवन, उनकी वसीयत। हल्की हवा खिड़की की दरारों से अंदर आकर उसके चेहरे से टकरा रही थी, बारिश की भीगी गंध के साथ, और उसे महसूस हुआ जैसे ये घर, ये कमरा, ये दीवार सब मिलकर उससे सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हों, क्यों इतने साल दूर रहे? पर वो अभी भी जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था, बस दीवार की दरार पर आंख टिकाए खड़ा था, जहां से हल्की सी नमी रिस रही थी, जैसे कोई शब्द होठों तक आकर रुक गया हो। आंगन तक जाने वाली पुरानी गैलरी में उसने धीमे कदमों से चलना शुरू किया। हर कदम पर फर्श के नीचे से हल्की सी चरमराहट की आवाज आती, जैसे घर की हड्डियां बूढ़ी हो गई हों और फिर भी मजबूती से खड़ी हों, बस थोड़ा सहारा चाहती हों। गैलरी की जर्जर दीवारों पर लगे कुछ पुराने फ्रेम अब टेढ़े होकर लटक रहे थे। एक में उसके बचपन की फोटो थी, जब वो 5 साल का था, मिट्टी में सना हुआ, चेहरे पर मुस्कान भर भर कर फैली हुई। दूसरे में उसके माता पिता की शादी के समय की तस्वीर, और तीसरे में एक कागज जो शायद कभी किसी प्रमाण पत्र या जमीन के कागज का हिस्सा रहा होगा, पर अब धूप और धूल ने उसके अक्षर फीके कर दिए थे। उसने उस फ्रेम को छुआ, कांच के अंदर की धूल उंगलियों के दबाव से हल्की सी सरकी और पीछे का कागज कुछ ज्यादा साफ दिखने लगा। ऊपर के कोने में हल्का सा लिखा हुआ, लगभग मिट चुका शब्द वसीयत जैसा लगा, पर फिर रोशनी बदल गई और शब्द धुंधला हो गया, जैसे नजर और दिल दोनों अभी इसे पढ़ने के लिए तैयार न हो। बाहर बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। टीन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज अब कमरे की चुप्पी से लड़ती नहीं थी, बल्कि उसे किसी लोरी की तरह घेरे हुए थी, जैसे कह रही हो, जो भी सच है धीरे धीरे सामने आ जाएगा। उसने बरामदे के सिरे पर रखी उस पुरानी हिलती हुई लकड़ी की कुर्सी की तरफ देखा, जिस पर उसके पिता शाम को बैठकर गांव के लोगों से बातें किया करते थे, और बाद में उसी कुर्सी पर बैठकर आरव से फोन पर उलझ जाते थे, कभी प्यार से, कभी शिकायत से, कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देते थे। अब कुर्सी खाली थी, उसके नीचे धूल की पतली परत, और पास की दीवार में वही एक बड़ी दरार, जो ऊपर की ओर
किसी पुराने पेड़ की टहनी की तरह फैली हुई थी। उसे याद आया, रिश्तेदारों के बीच चल रही कानाफूसी। कहीं घर भी किसी के नाम लिखा होगा, कहीं ये हिस्सा, कहीं वो हिस्सा। कुछ कागज अभी मिले नहीं, अधूरी वसीयत है शायद। और ये शब्द उसके सिर के ऊपर बादलों की तरह मंडराने लगे। उसने धीरे से उस दरार के कोने पर हाथ फेरा। उंगलियों में थोड़ी सी सीलन, थोड़ा सा गिला चूना लगा। और उसी के साथ एक सवाल दिल में उठा, क्या इस दीवार के पार भी कुछ ऐसा है जो कई सालों से अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार कर रहा है? रात गहरी होने लगी थी, पर गांव में अंधेरे के साथ एक अलग ही सुकून होता है, जैसे पूरा आसमान काला नहीं, बस नींद की चादर ओढ़े हो और हर घर के अंदर थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी चिंता और थोड़ी सी उम्मीद जागती बुझती रहती हो। आरव ने रसोई की तरफ देखा। वही मिट्टी का चूल्हा जो अब बस एक कोने में शांत पड़ा था। ऊपर टंगा लोहे का तवा जंग से भूरा पड़ चुका था और पास की दीवार पर धुएं की पुरानी परतें थी, जैसे मां की रसोई की खुशबू अब पत्थर बनकर यहां अटक गई हो। उसने स्वाभाविक रूप से एक खाली गिलास उठाया, नल से पानी भरा और वही दीवार के सहारे खड़ा होकर पीने लगा। पर उसकी नजर बार बार उसी दरार पर लौट आती जो कमरे और आंगन के बीच वाली दीवार में थी। बारिश की बूंदें बाहर से आकर शायद उस जगह से भी थोड़ा थोड़ा रिस रही थी, क्योंकि दरार के नीचे फर्श हल्का सा गीला था। और वहीं नमी से लगी एक छोटी सी कागज की किनारी दीवार से अलग होकर झांक रही थी, जैसे कोई खोया हुआ पन्ना धीरे से अपना सिर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डालकर ध्यान से देखा। दीवार के प्लास्टर के पीछे कहीं कोई कागज फंसा हुआ लग रहा था, जिसकी सिरा अब चूने के टूटने से थोड़ी सी बाहर आ गई थी। दिल एक पल को तेज धड़कने लगा, जैसे अचानक किसी ने किसी पुरानी तिजोरी की चाबी उसके हाथ में रख दी हो। पर साथ ही एक हल्का डर भी आया। अगर ये वही हो जिसकी सब बातें करते रहे, और अगर इस पर कुछ ऐसा लिखा हो जिससे सब कुछ बदल जाए, रिश्ते, यादें, उम्मीदें। उसने उंगलियों से बहुत हल्के तरीके से उस कागज की किनारी को पकड़ा, पर वो फिसल गई, जैसे अभी बाहर आने के लिए तैयार ना हो। दीवार से हल्का सा चूना झड़कर उसके हाथ पर गिरा। उंगलियां सफेद हो गई और उसे लगा जैसे अतीत ने एकदम से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया हो, कहता हुआ, धीरे, अभी सब धीरे धीरे होगा। वो वापस कमरे के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया, टॉर्च बंद कर दी और कुछ पल सिर्फ बारिश की आवाज सुनी, टीन की छत पर गिरती बूंदें, कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की धीमी गूंज और हवा के साथ आती पेड़ों की सरसराहट, जैसे कोई पुराना गीत बहुत धीमी आवाज में फिर से बजने लगा हो। उसके अंदर एक खिंचाव था, दीवार की दरार की तरफ लौट जाने का, उस कागज को पूरी तरह बाहर खींच लेने का। पर साथ ही एक अनजाना भय भी था कि शायद उस कागज पर लिखी कुछ पंक्तियां उसके अपने बारे में होंगी, उसके फैसलों के बारे में, उसके पिता की उस चुप्पी के बारे में जो उन्होंने आखिरी दिनों में उसके साथ रखी थी। उसे याद आया, अस्पताल के कमरे में जब वो देर से पहुंचा था, पिता ने बस एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर खिड़की से बाहर बारिश को देखते रहे, जैसे कुछ कहना चाहकर भी रुके रह गए हों। वो पल अब इस पुराने घर की छत पर गिरती हर बूंद के साथ फिर से जीवित हो रहा था। उसने कमरे में रखी पुरानी मेज पर हाथ रखकर धूल को हल्का सा साफ किया। वहां एक छोटा सा दवात पड़ा था, जिसके अंदर की स्याही सूख चुकी थी, और पास में एक टूटी हुई कलम, जैसे लिखने की कोशिश अधूरी रह गई हो। कंधों पर एक बोझ सा महसूस हुआ, सिर्फ अधूरे कागजों का नहीं, बल्कि अधूरी बातों का, अधूरे गले मिलने का, अधूरी माफी का। उसने खिड़की की कुंडी खोली, वो जोर से चरमराई, पर जैसे ही थोड़ी खुली, बाहर की ठंडी हवा अंदर आ गई, साथ में बारिश की हल्की छींटे और दूर से मंदिर की धीमी घंटियों की आवाज, जो रात के सन्नाटे को भी बहुत मुलायम तरीके से छू रही थी। उसे लगा, अगर सच में उस दीवार के पीछे कुछ छुपा है, तो शायद ये सिर्फ जमीन या पैसे का कागज नहीं होगा।
शायद वो एक ऐसी बात होगी जिसे सुनकर उसके दिल की दरार भी थोड़ी भर सके। लेकिन अभी उसने अपने आप को थोड़ा वक्त देने का फैसला किया। वो जानता था सच सामने आएगा, पर आज रात उसे पहले इस घर के साथ, इन दीवारों के साथ और अपने अंदर के सन्नाटे के साथ थोड़ा बैठना होगा। जैसे कोई लंबे समय बाद वापस आया मेहमान पहले घर की गंध पहचानता है, फिर बातें करता है। काफी देर बाद जब बाहर की बारिश थोड़ी हल्की होने लगी और आसमान की काली चादर में कहीं कहीं हल्की सफेदी की रेखाएं दिखने लगी, तो आरव ने फिर से टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस दीवार के पास चला गया जहां दरार के नीचे कागज की किनारी दिख रही थी। इस बार उसने अपने साथ छोटा सा स्क्रू ड्राइवर उठा लिया, जो उसे रसोई के किसी ड्रॉर से मिला था, जैसे समय ने पहले ही उसके लिए औजार रख छोड़ा हो। दीवार के पास घुटनों के बल बैठकर उसने बहुत नरमी से प्लास्टर के आसपास हल्की सी खुरचाई शुरू की। हर चोट इतनी धीमी, इतनी संभल कर कि कहीं कागज फट न जाए, कहीं कोई अक्षर मिट न जाए। चूने के छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरते रहे। फर्श पर एक सफेद सा गोला बनना शुरू हुआ और बीचों बीच कागज का हिस्सा धीरे धीरे बाहर आने लगा। पहले थोड़ा, फिर और, जैसे कोई बच्चा अंधे कमरे से बाहर रोशनी में आना सीख रहा हो। उसे अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, मानो कमरे की चुप्पी उसमें घुल गई हो। जब कागज का काफी हिस्सा दिखने लगा, उसने उंगलियों से उसे बहुत हौले से पकड़ा और धीरे धीरे बाहर खींचा। कागज पुराना था, किनारों से हल्का सा घिसा हुआ, पर पूरे का पूरा नहीं, बल्कि जैसे ऊपर से थोड़ा हिस्सा कहीं से काटा या फटा हो। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ा, टॉर्च की रोशनी सीधी उस पर डाली और देखा, ऊपर की तरफ साफ लिखा था, मेरी आखिरी इच्छाएं, और नीचे कुछ लाइनें, कुछ शब्द जैसे किसी ने बहुत जल्दी जल्दी में लिखे हों। स्याही इधर उधर फैली हो, मानो लिखने वाला रोया भी हो और लिखता भी रहा हो। पर ठीक बीच में जहां सबसे ज्यादा लिखावट होनी चाहिए थी, वहां कागज फटा हुआ था, जैसे उस हिस्से को किसी ने जानबूझकर हटाया हो या समय ने उसी जगह अपनी उंगलियां रखकर अक्षरों को खींच लिया हो। उसके सीने में एक अजीब सा खालीपन उठा। अधूरी वसीयत, अधूरा कागज, अधूरा संबंध, तीनों एक साथ सामने खड़े लगने लगे। फिर भी कुछ लाइनें साफ लिखी थी, घर, दीवार की दरार, माफी, बांटना, दिल का बोझ। ये शब्द टुकड़ों में थे, पर उनमें एक नरमी थी, एक पछतावा और एक उम्मीद भी, जिसे उसने महसूस तो किया पर अभी समझ नहीं पाया। दीवार के अंदर जिस जगह से कागज निकला था, वहां अंदर थोड़ी और खाली जगह दिखाई दे रही थी, जैसे कोई छोटा सा कोना और भी हो। उसने टॉर्च अंदर डाली तो पाया कि वहां एक और चीज रखी हुई थी, एक पुराना छोटा सा पीतल का डिब्बा, जिस पर कालिख और धूल की मोटी परत जमी थी, और उसके ऊपर से कोई उंगलियों के निशान कभी बहुत पहले गुजर गए थे। आरव ने उस छोटे से डिब्बे को बहुत सावधानी से बाहर निकाला। उसकी सतह ठंडी थी, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ न हो, पर हाथ में आते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत समय के बाद उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। डिब्बे का ढक्कन थोड़ा जंग लगा था। उसने थोड़ा जोर लगाया और एक छोटी सी आवाज के साथ वो खुल गया। अंदर एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी थी, जिसके कागज का रंग लगभग भूरा हो चुका था, और साथ में एक छोटा सा सूखा फूल, शायद कभी कोई चमेली या गेंदा रहा होगा। अब बस उसकी बारीक पत्तियों की परछाई रह गई थी। उसने चिट्ठी को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। कागज हर मोड़ पर हल्का सा कराहता, जैसे बंद होकर रहने की आदत पड़ गई हो, और अब खुलने पर भी थोड़ा हिचकिचा रहा हो। जब चिट्ठी पूरी खुल गई तो उसने टॉर्च को पास रखकर पढ़ना शुरू किया। ये उसके पिता की लिखावट थी, वही साफ, सधी हुई, जो उसने कई बार अपने स्कूल की कॉपियों पर गौर से पढ़ो लिखे हुए देखी थी। पर इस बार शब्दों में सख्ती नहीं, कुछ और था। एक थकान, एक कोमलता, और कहीं अंदर से आती हुई शर्मिंदगी। चिट्ठी की शुरुआत में लिखा था,
अगर ये कागज तुम्हारे हाथ में आए तो इसका मतलब है कि मैंने जो मुंह से नहीं कह पाया वो दीवार ने तुम्हें देकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। और आगे की लाइनें पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें अपने आप नम होने लगी। पिता ने लिखा था कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा बरस इस घर की दीवारों में, इस गांव के लोगों में और अपने बेटे के भविष्य को सोचते हुए बिताए, पर यही सोचते सोचते वे कहीं न कहीं जिद्दी भी हो गए, कठोर भी, और हर छोटे छोटे मतभेद को रिश्ते से ज्यादा बड़ा बना दिया। उन्होंने कबूल किया कि अधूरी वसीयत उनके अंदर की अधूरी माफी जैसी ही थी। वे सब कुछ ठीक ठीक लिख नहीं पाए, बातों को तोलते रहे, और इसी बीच समय थोड़ा तेज भाग गया। चिट्ठी में एक जगह लिखा था, अगर दीवार की दरार से ये शब्द तुम्हें मिल रहे हैं तो समझना कि ये बस जमीन बांटने के लिए नहीं, दिल बांटने के लिए लिखी वसीयत है। जो हिस्सा तुम्हें कम लगा हो उसे यादों से पूरा कर लेना, और जो हिस्सा ज्यादा लगे उसे किसी ऐसे के नाम कर देना जो अकेला हो। मेरा असली बांटना यह है कि यह घर किसी एक का नहीं, उस प्यार का रहे जो हमारे बीच कई सालों तक बोल नहीं पाया। इन अक्षरों के बीच कुछ जगहों पर स्याही थोड़ी फैली हुई थी, जैसे लिखते हुए पिता की आंखों से गिरा कोई आंसू कागज पर गिरा हो और शब्दों को हल्का सा धुंधला कर गया हो। आरव के हाथ कांप रहे थे, पर वो पढ़ता रहा, क्योंकि हर लाइन उसके अंदर जमा किसी पुराने पत्थर को धीमे धीमे पिघला रही थी। चिट्ठी के आखिर में लिखा था, अगर कभी तू लौटकर इस घर में आए और इस दीवार की दरार को देखे तो समझ लेना ये सिर्फ उम्र की नहीं, मेरी और तेरी जिद की भी निशानी है। अगर चाहे तो इस पर नया प्लास्टर चढ़वा देना, पर उसके पहले अपने दिल की दरार पर थोड़ा मरहम लगा लेना। जो गलतियां मैंने की उनसे तू सीख लेना, पर उन्हें सजा की तरह मत उठाए रखना। मुझे माफ कर देना, और खुद को भी। ये शब्द पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगा। टॉर्च की रोशनी कागज पर गिर रही थी, पर उसके आंसू उस रोशनी को मोड़ मोड़ कर अलग अलग दिशाओं में फैला रहे थे, जैसे कमरे के भीतर छोटी छोटी इंद्रधनुषी परछाइयां उभर आई हों। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया, जैसे कई साल बाद किसी ने उसे गले लगाया हो, न पूरी तरह दिखते हुए पर पूरे मन से। उसके अंदर जितने भी सवाल थे, क्यों इतना कठोर बोले, क्यों फोन पर आवाज ऊंची की, क्यों आखिरी बार पुकारा नहीं, ये सब धीरे धीरे उसी बारिश की आवाज में घुलने लगे, जो अब फिर से दरारों से होकर अंदर आ रही थी। पर इस बार उसकी आवाज चुभने वाली नहीं, बल्कि किसी लोरी की तरह महसूस हो रही थी। वो फर्श पर ही बैठ गया, पीठ दीवार से टिका ली, और लंबे समय तक सिर्फ चुपचाप रोता रहा, बिना किसी शोर, बिना किसी शिकायत के, जैसे वर्षों से रोने के लिए रुकी हुई आंखों को आज आखिरकार अपना समय मिल गया हो। बीच बीच में वह चिट्ठी को देखता, उस छोटे सूखे फूल को महसूस करता, जो शायद कभी उसकी मां ने ही किसी पूजा या किसी खास दिन के लिए रखा होगा, और सोचता कि कैसे दोनों, मां और पिता, इन छोटे छोटे प्रतीकों में अपने प्यार, माफियों और उम्मीदों को समेटकर दीवारों, डिब्बों और कागजों में छुपाते रहे। बाहर कहीं दूर बादल हल्के से गरजे, पर जल्दी ही थम गए, जैसे आसमान भी अब धीरे धीरे शांत हो रहा हो। कुछ समय बाद जब आंसू धीरे धीरे थम गए और सांसें थोड़ा नियमित होने लगी, तो आरव ने अपनी हथेलियों से चेहरे को पोंछा, जैसे अपने ही ऊपर चढ़ा धूल का कोई पुराना पर्दा साफ कर रहा हो। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर, जहां इतनी सालों से एक कसक, एक शिकायत, एक बेचैनी ठहरी हुई थी, वहां अब एक हल्की सी खाली जगह बन गई है। ऐसी खाली जगह जो शुरू में डराती है, पर दरअसल नए सुकून के लिए जगह बना रही होती है। उसने धीरे से उठकर कमरे में नजर दौड़ाई। हर चीज अब वैसी ही थी, पर उसके देखने का नजरिया थोड़ा बदल चुका था। वही आधा जला दिया अब उसे सिर्फ अचानक बुझा हुआ दीपक नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे किसी ने अपनी आखिरी रोशनी अंधेरे के हवाले करने से पहले तक पूरी कोशिश की हो। वही टूटा ताला
सिर्फ जंग लगे लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पुरानी कैद का खत्म होना जैसा लगा। उसने रसोई से थोड़ा तेल ढूंढा। एक छोटी बोतल में कुछ बूंदें बची थी। उसने दिया को धीरे से उठाकर उसकी बाती को साफ किया, उस पर थोड़ा तेल डाला और अपनी जेब से निकाले छोटे लाइटर से उसे जलाने की कोशिश की। पहली बार में बाती ने बस हल्की सी चिंगारी ली और फिर बुझ गई, जैसे डर रही हो कि इतने सालों बाद अचानक फिर से कैसे जलूं। पर दूसरी बार और थोड़ी धैर्य के साथ वो धीरे धीरे सुलगने लगी। छोटी सी लौ ऊपर उठी और कमरे की दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई, जो धूल के कणों पर ऐसे गिर रही थी मानो कोई सुबह की किरण उनसे दोस्ती कर रही हो। उसने खिड़की की कुंडी पूरी तरह खोल दी। इस बार उसकी चरमराहट भी उसे बुरी नहीं लगी, बल्कि ऐसा लगा जैसे घर खुद अपनी अंगड़ाई ले रहा हो। बाहर की हवा अंदर आई, बारिश की ठंडी नमी के साथ, और दिया की लौ हल्के हल्के हिली पर बुझी नहीं। कमरे में अब सिर्फ नमी की गंध नहीं, थोड़ी सी तेल और पुरानी मिट्टी की मिलीजुली महक भी थी, जो अजीब तरह से अपनापन दे रही थी। उसने दीवार की उस दरार को फिर से देखा, पर अब उसके भीतर कोई शिकायत नहीं उठी। उसे लगा ये दरार बस एक निशान है, किसी पुरानी कहानी का, जो पूरी तो नहीं पर अब समझ में आने लगी है। सुबह की हल्की सफेदी खिड़की से झांकने लगी थी और बारिश अब बस धीमी धीमी फुहारों तक सिमट गई थी, जैसे रात की सारी भारीपन धरती में उतर चुका हो और अब सिर्फ एक मुलायम सी ठंडक बाकी रह गई हो। आरव बरामदे में आकर बैठा, उसी हिलती हुई कुर्सी के पास, पर इस बार उसने फर्श पर बैठना चुना, दीवार से पीठ लगाकर, घुटनों को बाहों में भरकर, जैसे कोई बच्चा अपने ही घर से फिर से परिचय कर रहा हो। उसने मन ही मन तय किया कि वो वसीयत के अधूरे कागज को अब सिर्फ कानूनी मसले की तरह नहीं देखेगा। जो कुछ लिखित में है उसे ईमानदारी से मानकर जितना न्याय हो सकेगा वह करेगा, पर जहां शब्द नहीं है, जहां कागज फटा हुआ है, वहां वो अपने दिल से फैसला लेगा, न कि गुस्से से। पिता की चिट्ठी में लिखा एक वाक्य उसके मन में गूंजता रहा, जो हिस्सा ज्यादा लगे उसे किसी ऐसे के नाम कर देना जो अकेला हो। उसे अचानक गांव की वो बूढ़ी अम्मा याद आई, जो अक्सर उसके पिता के साथ बरामदे में बैठकर दवाइयों, दर्दों और बच्चों की चिंता पर बात करती थी, और जिनका अपना कोई नहीं था। उसे लगा शायद ये घर, ये कमरा, ये आंगन सिर्फ उसके लिए नहीं, कई लोगों के लिए एक सहारा बन सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो खुद भी किसी न किसी दरार के साथ जी रहे हैं। उसने सोचा शहर वापस जाकर वो वकील से बात करेगा, कागजों को ठीक से देखेगा, पर एक बात पक्की है, वो अपनी तरफ से किसी को भी ये महसूस नहीं होने देगा कि उसके पिता ने किसी के साथ नाइंसाफी की थी, चाहे कागज अधूरा हो या पूरा। उसने अंदर जाकर चिट्ठी को एक नई पारदर्शी फाइल में रखा, जो उसने अपने बैग से निकाली, जैसे किसी नाजुक चीज को टूटने से बचा रहा हो। फिर वो दीवार की दरार के पास खड़ा हुआ, उंगलियों से उस पर फिर से हाथ फेरा और बहुत हल्के से कहा, अब तू रह भी जाए तो ठीक है और भर भी जाए तो ठीक है, तूने अपना काम कर दिया। उसे लगा जैसे दीवार ने भी अपनी चुप्पी में मुस्कुराकर उसकी बात सुन ली हो। दिन पूरा निकल गया। गांव की गलियों में बच्चे फिर से कीचड़ में खेलते दिखे। महिलाएं अपने अपने आंगनों में बैठकर भीगे कपड़े निचोड़ती रहीं, और बूढ़े लोग चाय के साथ मौसम के पुराने किस्से दोहराते रहे। आरव बीच बीच में बाहर निकलकर इस सब को देखता, जैसे इतने सालों का फासला कुछ घंटों में धीरे धीरे पिघल रहा हो। शाम होते होते वो फिर उसी कमरे में लौट आया, जहां दिया अब तक धीमी धीमी लौ लिए जल रहा था। बीच बीच में थोड़ा कमजोर पड़कर फिर संभल जाता, जैसे दिल की धड़कनें किसी लंबे दुख के बाद नई लय पकड़ रही हों। उसने कमरे की मिट्टी झाड़ी, फर्श पर पड़े कुछ बेकार डिब्बे एक कोने में रखे और जमीन पर एक साफ चादर बिछा दी। उसी पर वो लेट गया। सिर के ऊपर लकड़ी की छत, जिसमें कई जगहों से सालों के निशान थे, और कानों में अभी भी बाहर टपटप करती बूंदों की धीमी आवाज, जो अब धमकती नहीं, बस साथ
चलती सी लग रही थी। वो चिट्ठी के बारे में सोचता रहा, उन शब्दों के बारे में जिनमें पिता ने अपनी गलती मानते हुए भी उसे किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि किसी अपने की तरह संबोधित किया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो खुद भी इन सालों में अपने ऊपर बहुत कठोर हो गया था। अपनी हर बात, हर फैसले को उठाकर खुद ही कटघरे में खड़ा कर देता था, जैसे किसी अदालत में रोज खुद पर मुकदमा चलाता हो। आज इस पुराने कमरे में दीवार की दरार, आधा जला दिया, टूटा ताला, सूखा फूल, ये सब मिलकर उसे बता रहे थे कि जीवन ऐसे नहीं चलता कि हर गलती, हर अधूरा वाक्य हमेशा सजा मांगने नहीं आता। कभी कभी वो सिर्फ एक हल्की सी माफी और थोड़ा सा आलिंगन मांगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी, सांसें गहरी। बाहर बारिश अब लगभग थम चुकी थी, बस कहीं कहीं से टपकती बूंदें थी, जैसे आसमान भी नींद में जा रहा हो। उसे लगा कई सालों बाद आज वो बिना किसी अंदरूनी शोर, बिना किसी अनजानी घबराहट के सचमुच सो पाएगा। उस रात की नींद गहरी और शांत थी, जैसे किसी ने अंदर चल रही पुरानी मशीनें बंद कर दी हों और सिर्फ दिल बहुत धीमे, बहुत सधे हुए कदमों से चलते हुए कह रहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में फैली हुई थी। डस्ट पार्टिकल्स उस रोशनी में ऐसे घूम रहे थे जैसे छोटे छोटे सपने हवा में तैर रहे हों। दिया अब बुझ चुका था, पर उसके आसपास हल्की सी कालिक का गोल निशान बन गया था, जो किसी मंडल की तरह लग रहा था। एक छोटी सी पूजा जैसा, जो बिना मंत्रों के सिर्फ रोशनी और आंसुओं से हो गई हो। उसने उठकर खिड़की के बाहर देखा। आसमान साफ था, मिट्टी की गंध अभी भी ताजा, पेड़ों की पत्तियां धोकर चमकती हुई, और दूर से स्कूल की घंटी की आवाज आ रही थी। उसे अचानक मन हुआ कि वो इस घर के लिए कुछ लिखे, कोई छोटी सी पंक्ति, कोई अपना सा वचन। उसने मेज पर रखी सूखी स्याही वाली दवात को देखा, मुस्कराया और अपने बैग से पेन निकालकर उसी पुरानी कॉपी के पीछे, जो पिता की लिखावट से भरी थी, एक साफ पन्ने पर लिखना शुरू किया। आज से ये घर किसी झगड़े, किसी हिस्सेदारी, किसी अधूरी वसीयत का नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है जो अपने भीतर किसी दरार के साथ जी रहे हैं और फिर भी रोशनी ढूंढते हैं। यहां दीवारें बांटेंगी नहीं, सहारा देंगी। उसने पन्ने को मोड़ा और उसी दीवार की दरार के पास नीचे की तरफ किसी सुरक्षित जगह पर एक छोटी सी प्लास्टिक कवर में रखकर छुपा दिया। जैसे पिता ने उसे अपना सच सौंपा था, वैसे ही उसने भी इस घर को अपना इरादा, अपनी प्रतिज्ञा सौंप दी। बाहर से आती हवा ने पर्दे को हल्का सा हिलाया और खिड़की के कांच पर ठहरी हुई एक बूंद धीरे से नीचे फिसली, मानो किसी ने चुपचाप उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया हो। दोपहर होते होते जब वो गांव से लौटने की तैयारी करने लगा, तो घर का हर कोना उसे नई नजर से देख रहा था। वही पुरानी दीवार, वही दरार, वही कुर्सी, वही कुंडी, पर अब इनके बीच कोई कटुता, कोई आरोप, कोई भारी प्रश्न चिन्ह नहीं था। बस कुछ हल्के से निशान थे जो बता रहे थे कि यहां कभी दुख रहा था, पर अब उसे धीरे धीरे दुलारकर, समझकर विदा दिया जा चुका है। जाते जाते उसने दरवाजे पर खड़े होकर आखिरी बार भीतर झांका। दिया की बुझी लौ, दीवार की शांत सतह और हवा में तैरती हल्की सी नमी, सब मिलकर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पुराना गलती आज आखिरकार माफ कर दी गई हो। न बड़ी घोषणा के साथ, न शोर शराबे में, बस दो दिलों के बीच चुपचाप। उसने ताला लगाया। इस बार लॉक ने कराह नहीं की, बस हल्की सी क्लिक की आवाज हुई, जैसे किसी दर्द का आखिरी पन्ना बंद हो गया हो। बाहर अभी अभी हल्की बूंदाबांदी फिर शुरू हुई थी, पर यह बारिश अब उसे डराती नहीं थी। उसे लगा जैसे बारिश की हर बूंद उसके कंधों से पुराने बोझ को और हल्का कर रही है। रास्ते पर चलते हुए पीछे मुड़कर उसने घर को देखा। टीन की छत चमक रही थी। आंगन में बनी छोटी सी मिट्टी की पगडंडी साफ दिख रही थी और दीवार की दरार दूर से बस एक पतली सी रेखा लग रही थी,
जो किसी बच्चे की हथेली पर बनी पुरानी लकीर की तरह कहानी तो रखती है, पर वर्तमान को बांधती नहीं। उसके मन में एक गहरी, शांत मुस्कान उठी। उसे पता था कि वो फिर लौटेगा, शायद किसी और मौसम में, किसी और दिन, जब मन चाहे, पर तब वो यहां पुराने सवालों के साथ नहीं, सिर्फ मिलने, बैठने और इस घर के साथ चुपचाप समय बिताने आएगा। जैसे जैसे वो गांव की कच्ची सड़क पर आगे बढ़ता गया, बारिश की फुहारें उसके साथ चलती रहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नरम सा संगीत जो बहुत धीमी आवाज में कानों के पास बजता है और दिल को धीरे धीरे सुला देता है। आउट्रो, धीमी फुसफुसाहट की तरह। अगर इस कहानी की दीवार की दरार ने आपके दिल के किसी कोने को थोड़ा भी छुआ हो, तो बस इसे यही रहने दीजिए, अपने भीतर की किसी शांत जगह पर, बिना शोर के। धन्यवाद, इतने धैर्य से, इतनी खामोशी के साथ, इस बारिश भरी रात और धीमी नींद वाली कहानी के साथ बने रहने के लिए।